विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री रही, इसके मंत्री का हमारे क्षेत्र के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री रही हमारी बहन गीता भट्टर जी हमारे बीच में, हमारे आदरणीय रामजी काकड़ जी, हमारे जैन साहब जैन जी आदरणीय, हमारे आजाद साहब जी, कविता जी, जनरल दिसंबर जी, हमारे कपूर सिंह कागड़ा जी, हमारे नागपाल साहब, हमारे बीच में सुभाष गुजर जी, हमारे सुभाष दीवान जी, पंडित जी, यादव सभा के हमारे छत्तीसगढ़ जिले के प्रधान भाई वीरेंद्र बेरोका जी, सूर्यकांत जाखड़ जी, हमारे भाई विजेंद्र रंगा जी, पुजारी भाई सुरेश रोजनिया जी, हमारे सभी तरीके का नाम नहीं ले रहे तो जो अपना एस यादव जी, जो फ्रंट रो में बैठे हैं सबका नाम हमने दे दिया। सारा पूरा परिवार यहाँ से इकट्ठा है। पूरे परिवार के मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, भीम आर्मी के नौजवान साथी आज इसमें उपस्थित हैं और सभी पूरा परिवार यहाँ पे उपस्थित है। हम सब मिलकर आज इस शुभ अवसर पे, अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पे हम सब मिलकर यहाँ पे आज जो एकत्रित हुए हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं। उनके जो मूल सिद्धांत थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे देश को दिशा देने का काम किया, देश को संविधान के रास्ते पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। आज हम उनके मूल सिद्धांतों को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनसे प्रेरणा लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ताकि उन सिद्धांतों को हम याद करें, अपने दिल में, जीवन में उतारें और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने के प्रयास करें, प्रयत्न करें। देश को जो रास्ता दिखाया गया संविधान में, मैं बहुत लंबी स्पीच नहीं दूंगा, मगर जो मूल सिद्धांत है उनके बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं। कि देश का संविधान, हमारे देश का संविधान पूरी दुनिया में अगर सबसे बढ़िया संविधान माना गया है, सबसे अच्छा संविधान, पूरी दुनिया में ऐसा संविधान किसी और देश का नहीं जैसा हिंदुस्तान का संविधान में दो चीजों से वो संविधान बनकर निकला है। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे देश की संस्कृति रही है, एक भाईचारे की संस्कृति, हजारों साल की उस संस्कृति से जो मूल्य, जो आदर्श निकले, उनसे और दुनिया के तमाम जो संविधान, उनकी कुछ ऐसे पहलू हमारे देश के संविधान में लिए गए हैं जो इस संविधान को दुनिया का सबसे खूबसूरत जो है डॉक्यूमेंट बनाता है। जहां वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी ब्रिटेन से आई, वही प्रियम्बल जो हमारे देश के संविधान का, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र है। फंडामेंटल राइट्स जहां आयरिश संविधान से प्रेरित हुए, और फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत यूनियन के, उस समय के सोवियत यूनियन के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज और समाजवाद की बात है, वहां से आई। मगर इन सब से बातें आई, मगर जो मूल 3 सिद्धांत थे, जिन 3 सिद्धांतों ने ये जो संविधान के बाकी दुनिया के संविधानों के सबसे बेहतरीन अंशों को हमारे संविधान में मिश्रित किया गया, उनको एक साथ मिलाने का काम हमारे देश की संस्कृति के 3 मूल सिद्धांतों ने किया। जिन 3 मूल सिद्धांतों का बारी अम्बेडकर की संविधान सभा में उनके आप भाषण पढ़े, उनकी स्पीचेस पढ़े, तो बारी इन 3 मूल सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। और वो 3 मूल सिद्धांत क्या है? सबसे पहला 3 मूल सिद्धांत है स्वतंत्रता। केवल अंग्रेजों से स्वतंत्रता की बात नहीं थी, उन्होंने सरकार हो चुका था। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने जीवन की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जब तक दूसरे को नुकसान न करे, वहां तक बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता बहुत बड़ी बात है। बिना डर, बिना खौफ
बिना किसी सरकार के दबाव में, सरकार के डर से स्वतंत्र जीवन जीना, बहुत बड़ी बात, स्वतंत्रता। दूसरा मूल सिद्धांत बराबरी। पहला, दुनिया का पहला ऐसा संविधान जिसने एक कलम से सबको बराबर निश्चित कर दिया, सब बराबर है। अदानी अंबानी से लेकर झोपड़ी में रहने वाले एक गरीब तक सबके पास वही अधिकार है, सबके पास बराबर अधिकार है, सबके पास बराबर, चाहे वो कानून की वजह से अधिकार हो, चाहे वो लोकतंत्र को दिशा देने का अधिकार हो, मत का अधिकार हो, सबके बराबर अधिकार। अमेरिका के अंदर भी जो संविधान बना, उस संविधान में बराबर अधिकार मिलते 200 साल लगते, और हमारे देश का संविधान ऐसा संविधान बना जिसमें स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्र भी है और सब बराबर भी है। मगर अम्बेडकर जी ने कहा कि ये दोनों काफी नहीं है, स्वतंत्र भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, मगर स्वतंत्र भी हो गए और आपस में बराबर भी हो गए सारे, मगर सारे आपस में अगर लड़ने लगेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये देश विभिन्नताओं का देश है, विभिन्नता अनेकता में एकता का देश है। हम स्वतंत्र हैं, हम सब बराबर हैं। इस पे अम्बेडकर जी ने तीसरा मूल मंत्र दिया, तीसरा मूल सिद्धांत दिया संविधान के माध्यम से, और वो क्या था? भाईचारा। स्वतंत्र, बराबर और सबसे जरूरी भाईचारा। आपस में भाईचारा सबसे जरूरी है। बराबर होकर आपस में लड़ने भिड़ने लगेंगे तो कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये तीन मूल मंत्र सिद्धांत जिनके ये बुनियाद है इस देश की, हिंदुस्तान की बुनियाद है। इस बुनियाद पे हमारा देश खड़ा है, इन तीन मूल मंत्रों पे, इस संविधान पे ये देश खड़ा है। और जो ताकतें इस संविधान में की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करना चाहती हैं, उन ताकतों को हम यहां से संदेश देना चाहते हैं। हम जय भीम के उद्घोष से, जय भीम के नारे से ये संदेश देना चाहते हैं कि संविधान की मूल आत्मा के साथ आपको जरा सी भी छेड़छाड़ी नहीं करने देने का ये हमने देखा। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ये जो सरकार चली 5 साल लगातार, इस सरकार में इस संविधान को तहस नहस करने की कोशिशें हुई। जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस है, उन इंस्टीट्यूशंस को तार-तार करने का काम हुआ, चाहे जुडिशरी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे मीडिया है, चाहे लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पे इलेक्शन कमीशन है, सारी एजेंसीज हैं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं को किस तरीके से तार-तार करने का काम हुआ। हमने देखा जो हमारे एससी के भाई हैं, उनके अधिकारों को छीनने का बारी-बारी कैसे प्रयास हुआ। 5 साल की सरकार में आरएसएस वालों के बयान आए, जो एससी के हमारे भाई और बहन हैं, उनके अधिकारों को छीनने के लिए लगातार आरएसएस के बयान आए। हमने देखा SC/ST एक्ट में किस तरीके से चोर दरवाजे से बदलाव करने के प्रयास हुए, वो हमने देखा। रोस्टर सिस्टम के अंदर किस तरीके से रोस्टर सिस्टम के माध्यम से एससी के हमारे भाई बहनों के अधिकार छीनने का ऐसा जो है काम हुआ, वो भी हमने देखा। और जो है बाकी अधिकार जो एससी के हमारे भाई हैं, उन अधिकारों पर चोट मारना का इस सरकार ने कैसे किया, वो भी हमने देखा, बीजेपी की सरकार। और हरियाणा में भी देखा हमने, हरियाणा में भी देखा जितनी स्कीम चल रही थी, गरीब आदमी में चोट मारी सरकार ने सबसे ज्यादा, गरीब आदमी में इस सरकार ने सबसे ज्यादा चोट मारी हरियाणा में। जितनी भी स्कीम चल रही थी, उस स्कीम को बंद करने का काम किया। 100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी हमारे सभी योजना, लगभग 3,80,000 परिवारों को, जिसमें सभी तमाम गरीब परिवार है, 36-42 के गरीब परिवार है, एससी के हमारे भाई है, बेकोट के हमारे भाई है, बीपीएल के 36-42 गरीब परिवार, जिनको निश्चिताती के लिए घर में सबको छत होगी नहीं होगी। हमारे समय 3,80,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले। हरियाणा के अंदर 40,000 को 40,000 परिवारों को भवन नहीं मिले।
बाद में आपने एक जगह काम किया, जिसमें खट्टर साहब ने शपथ ली, उस दिन शाम को 16 की स्कीम बंद। जहां प्लॉट मिले वहां उनका विकास नहीं हुआ, उन कॉलोनीज का। जहां प्लॉट नहीं मिले, एक नया प्लॉट 5 साल में हमने 3,80,000 परिवारों को प्लॉट हमारी सरकार में मिले थे, जिनकी सरकार में एक परिवार को प्लॉट देने का नहीं हुआ। और जहां रजिस्ट्री हो गई थी वहां कब्जे नहीं मिले। मकान की स्कीम थी, गरीब आदमी के सर पे छत के लिए मकान की किस्त की सहायता होती थी, सरकार ने अपने मकान की स्कीम बंद, मनरेगा की योजना बंद। आते ही पानी जो है अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना, उच्च शिक्षा में जो बच्चों को वजीफे की योजना, छात्रवृत्ति योजना थी, आते ही बंद। स्कूल के अंदर जो वजीफे की योजना है वो बजट उसका आधे 5 रूप में काटने का काम हुआ। तो ये जो नियत है, इनकी जो नियत है वो नियत इनकी साफ नहीं है। इसीलिए इनके जो है वैचारिक रूप से हम इनके खिलाफ हैं कि इनकी जो नियत है वो नियत साफ नहीं है। जहां तक अपने हमारे इलाके की बात है, जहां तक रोहतक की बात है, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव का समय है। एक तरफ तो हम आज श्रद्धांजलि देते हैं और इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो मैं वो भी अपील करना चाहता हूं। बड़ी मुश्किल के साथ ये जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र है, बड़ी मुश्किल के साथ इसमें विकास का पहिया घूमने लगा। जब अपनी सरकार आई थी, मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, 2 उदाहरणों में सारी चीज साफ हो जाती है। 2005 से पहले पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में एक भी 4 लेन का एक भी हाईवे नहीं था। 2005 से पहले एक भी नहीं था, ना 4 लेन का हाईवे था, ना रेल की गाड़ी जर्जर थी, ना पानी था शहर में, जिसमें शहर में पानी की दिक्कत थी। एक अस्पताल के रूप में हम लोग थे, ना उद्योग थी, ना फैक्ट्री थी। हम दिल्ली के उतने नजदीक है जितना गुड़गांव, नोएडा। हम गुड़गांव नोएडा में जाते थे, 4 लेन हाईवे दिखते थे, फैक्ट्रियां दिखती थी, उद्योग दिखते थे, इमारतें दिखती थी। हमारे यहाँ ना फैक्ट्री थी, ना उद्योग, ना 4 लेन, मेट्रो छोड़ दो, रेल की लाइन भी नहीं। अपनी सरकार आई, धीरे धीरे हमारे इलाके में विकास का पहिया घुमा। कहीं पे 4 लेन 1100 किलोमीटर के 4 लेन नेशनल हाईवे आए, तो कहीं बिजली के कारखाने लगे, कहीं रेल की लाइन बिछी, तो बाड़सा के अंदर एम्स आया, भागलपुर के अंदर मेट्रो आई, तो बालवी के अंदर एसीजेड आया, कहीं पैनासोनिक आई, कहीं डेंसो की फैक्ट्री आई, बड़े बड़े उद्योग आने लगे, कहीं बाईपास आए, उद्योग आए, गांव की स्थिति सुधरी, शहर की स्थिति सुधरी, शहर के अंदर पानी आया, रेल आई, पानी आया, नेशनल हाईवेज आए, और 9 साल के अंदर हमारा इलाका विकास की तरफ आगे बढ़ा। अब पिछले 5 साल से एक तरफ तो इन्होंने संविधान को तार-तार करने की कोशिश करी, जैसे मेरे पास संविधान को तार-तार करने की कोशिश करी, एससी के हमारे भाइयों के अधिकार छीनने की कोशिश करी, और दूसरी तरफ विकास के पहिए को वहीं के वहीं रोकने का इन्होंने काम किया। 5 साल कोई काम नहीं, झूठ की और फूट की राजनीति करी। ये झूठ की राजनीति करेगा पूरे देश में कर रहे हैं। आप यूपी चले जाओ, आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, इनकी एक ही नीति है, झूठ की और फूट की राजनीति। झूठे वायदे करके सत्ता में आ गए और उसके बाद फूट डाल के समाज में अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, काम करते हैं। विकास से कोई मतलब नहीं। हम बड़ी दुख की बात है, मैं 2 ही उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे समय 1100 किलोमीटर के 4 लेन के हाईवे बने, जो हमारी सरकार की, खट्टर सरकार को 5 साल हो गए, बीजेपी की सरकार को 1 इंच का नेशनल हाईवे नहीं बना। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, हमारे समय 48 यूनिवर्सिटी और कॉलेज बने रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर, 48 एम्स से लेकर और IIM, एम्स बाड़सा से लेकर IIM रोहतक तक 48 कॉलेज और शिक्षा यूनिवर्सिटी बनी। खट्टर सरकार ने 5 साल में किसी एक कॉलेज में कमरे का भी बजट नहीं आया। तीसरा उदाहरण, अपने समय 30 बड़े उद्योग लगे, मतलब बड़ी इंडस्ट्री आई, बड़ी फैक्ट्री आई, क्योंकि नौजवानों को आगे रोजगार के साधन मिले, इनका अच्छा भविष्य हो, किसी बात की लड़ाई। 30 बड़ी फैक्ट्री लगी और 300 छोटी यूनिट लगी, कहीं पैनासोनिक लगी तो कहीं डेंसो लगी, कहीं NTPC का कारखाना लगा तो कहीं CFT का कारखाना लगा, कहीं या भागलपुर में योकोहामा की फैक्ट्री लगी तो रोहतक में एशियन पेंट की फैक्ट्री लगी। 30 बड़े उद्योग आए, बड़ी फैक्ट्रियां आई और 300 छोटी यूनिट आई। मैंने जब RTI को जवाब मांगा कि 5 साल में इसकी सरकार में 2 करोड़ नौकरी का वायदा है, कितनी बड़ी फैक्ट्री आई पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, बहुत बड़ा एरिया है, तो जवाब मिला कि 5 साल में एक भी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं आई और केवल 35 छोटी यूनिट आई। मतलब हमारे इसमें 7300 छोटी यूनिट और 30 बड़ी फैक्ट्री और ये 35 छोटी यूनिट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी बात है, ऐसी मेट्रो की बात है, मेट्रो जहां तक छोड़ के गए थे
वहीं का वहीं पड़ी बहादुरगढ़ में। तो आप सबका आज, क्योंकि जो है चुनाव का रिजल्ट बन चुका है, हम एक तरफ जो है आज बाबा साहब भीमराव, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। उनके सिद्धांतों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे। उन सिद्धांतों को किसी को हिलाने नहीं देंगे। इस संविधान को इस बीजेपी की सरकार को इतना ही कोशिश कर रहे हैं, सारी कुर्बानी दे देंगे, मगर इस संविधान को 1 इंच भी बदल देंगे। दूसरी तरफ एक तरफ तो ये करते हैं और दूसरी तरफ तो इलेक्शन शुरू हो गया है, 20 दिन बाद इलेक्शन है। मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं अपनी भी जो है अपना निवेदन भी आप तक पहुंचाता हूं कि आपका आशीर्वाद मिले, दोबारा से अपना समय आए, जो विकास का पहिया घुमा था अपने इलाके में दोबारा से घूमे, ताकि आने वाले समय में जो महम का एयरपोर्ट महम में पहुंचे। आने वाले समय में उद्योग की पिछली बार 30 उद्योग लगे थे, आगे 50 उद्योग लगे। पिछली बार 1100 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने थे, आगे और बने। जब आगे जाए, वहां तक आगे जाए, विकास के मामले हमारा आगे वाले समय में हमारा एरिया आगे जाए, विकास का पहिया घूमे, बहादुरगढ़ की मेट्रो सापला के रास्ते में रोहतक तक पहुंचे और नजरगढ़ की मेट्रो बहादुरगढ़ के रास्ते। आप मेरे इस बात का आशीर्वाद भी मानते हुए अपनी मैं आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय 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 जय।